वेलकम बैक जी। हमारे साथ अभी जो गेस्ट मौजूद हैं वो होमियो एक्सपर्ट हैं, काशिफ शेरवानी साहब एंड डॉक्टर अब्दुल सत्तार। तो सबसे पहले आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा जी, आप लोग होम्योपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिस पे लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं और बहुत सारे लोग अब जो हैं इस तरफ भी आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है, दूसरे ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी वो सर्जरीज आ जाती हैं और इसमें कहा जाता है विदाउट सर्जरी जो है वो ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप अब्दुल सत्तार साहब एंड काशिफ साहब, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में कि कब से इस फील्ड में हैं और कितना ये ज़रूरी है। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने बुलाया यहाँ पर कि हम अपनी फ़ील्ड को रिप्रेज़ेंट कर हुँ, सकें। मुझे ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए इस फ़ील्ड के अंदर, थर्ड हुँ, जनरेशन है मेरी। ग्रैंडपा फ़ादर भी मेरे होम्योपैथिक से बिलॉन्ग करते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम बेसिकली जर्मन सिस्टम है। 1796 में होम्योपैथी जो है वो बनी और ऑलमोस्ट होम्योपैथी में तमाम डिज़ीज़ेज़ का सिम्प्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट मौजूद है। जितने भी यानी बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, कुछ जगहों पे ऑपरेटिव जो है ऑपरेशन कंपल्सरी होता है, लेकिन बहुत सारी जनरल चीज़ें जैसे टॉन्सिलाइटिस, पॉलिप्स हो गया, प्रोस्टामेगली, नेफ्रोलिथियासिस जो किडनी स्टोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा ईज़िली यहाँ पे ट्रीटेबल है होम्योपैथी में। सिर्फ़ ये है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा होम्योपैथी की भी अवेयरनेस नहीं है और वो जैसे-जैसे अवेयर्ड होते जाएँगे लोग, हुँ। उसके अंदर जो है होम्योपैथी का स्कोप बनता जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं जिसका जो है होम्योपैथिक के अंदर अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो वो ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। ओके जी। तो अब्दुल सत्तार साहब, आप भी इनके साथ होते हैं? जी, जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक। हुँ, मैं बेसिकली 20 ईयर्स से टीचिंग फील्ड में अच्छा। हूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ रावलपिंडी में एक इदारा है कोहसा होम्योपैथिक मेडिकल जी, बिल्कुल। कॉलेज रावलपिंडी, जहाँ जी, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। जी, जी। मैं 20 ईयर्स से उस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ एज़ ए अच्छा। एसोसिएट प्रोफेसर। और इसके साथ ही 24 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ एज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर। ज़बरदस्त। तो इतने अरसे से आप पढ़ा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपके पास तो स्टूडेंट्स की जो एक वो होती है ना स्ट्रेंथ आती होगी, तो आपको आइडिया होगा कितने लोग इधर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या आते हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स? क्या रेशो होती है उनकी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे स्टूडेंट्स की तादाद भी थाउज़ेंड्स में पहुँच गई है, ज़ाहिर है। अच्छा, 20 ज़बरदस्त। साल हो गए हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बिलख़ुसूस हमारी जो फ़ीमेल हैं, वो एडमिशन तो बड़े शौक़ से लेती हैं और उनके बड़े अच्छे मार्क्स भी आते हैं। हुँ। हमारी जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें तकरीबन जो अपर पोज़ीशंस हैं, वो भी फ़ीमेल्स की ही होती हैं। बिल्कुल जी, फ़ीमेल हर फ़ील्ड में आगे जी। होती हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि जिस तादाद से हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुँ, हुँ। उस तादाद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। हुँ। प्रैक्टिस में थोड़ी रेशो जो है तो वो ये एक कम बहुत है। बड़ी ट्रेजेडी है। वो तो आप एमबीबीएस करके भी बहुत सारी बैठी होती हैं घरों में। तो ये बहुत ज़्यादा है जी। आप जब इतना पढ़ती हैं तो मैं जी। यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करें। कितनी सारों का आप हक मारती हैं। मेरा एक कज़न होता था, वो बड़ा हँसता था, वो कहता था ये हमारा हक मार देती हैं लड़कियाँ। पढ़ती हैं, आती हैं, हमसे अच्छे मार्क्स लेती हैं, मेरिट पे इनके नंबर आ जाते हैं, आगे आ जाती हैं और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस इन्होंने करनी नहीं होती है, एमबीबीएस करके, बीडीएस करके घर बैठ जाती हैं। तो उससे बेहतर है हमें आने दें, तो हम जो है, तो वो बात उनकी भी ठीक थी। लेकिन देखिए, जब इतनी आप इंटेलिजेंट हैं, वही बात है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक सक्सेसफुल लेडी बैठी हुई थी और चैम्बर की भी वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही हैं रावलपिंडी चैम्बर की। तो वो भी यही बात कर रही थी कि अगर वो आज यहाँ बैठी हैं तो फैमिली सपोर्ट उनके साथ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। तो होम्योपैथिक के हवाले से आज बात करेंगे। तो मुझे बताएं, आजकल वायरस वायरस आपने देखे बहुत जी। सारे आए हुए हैं और अजीब-अजीब से बीमारियाँ आ रही हैं। अभी पिछले दिनों बच्चों को टमी बग बहुत हो रहा था, जी। बल्कि बड़ों को भी मैंने सुना है। और फिर ये फ्लू का आप देख लें, रावलपिंडी साइड पे बहुत ज़्यादा ये आया हुआ था। तो थोड़ा-सा बताएँ कि होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट्स हैं वायरल्स के लिए स्पेशली? अच्छा, अभी डेंगू का देख लें, वो एक बहुत ज़्यादा चल रहा है पंजाब साइड पे। तो थोड़ा-सा बताएँ कि इसमें क्या ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और क्या पॉसिबिलिटी है? क्या ये तो नहीं है जी, लोग डर के मारे इसलिए नहीं जाते कि जी ट्रीटमेंट ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट होता है कि इतना डेंजरस वायरस है या डेंगू इतना ख़तरनाक मर्ज़ है और इसमें अगर हम होम्योपैथिक पे भरोसा करके बैठ जाएँ और 10 दिन के बाद बंदा ही चला जाए तो क्या करेंगे? तो थोड़ा-सा ये बताएँ।
इसमें जो बेसिकली है ना डेंगू, ये तकरीबन 2 डेकेड्स हो गए जो हमारे यहाँ एक हैरेसमेंट इसने बना दी। इसे हम एक फैलने वाली वबा के तौर पे डेंगू को हम ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली डेंगू आपकी डिजीज़ नहीं है। और होम्योपैथिक सिस्टम की बात की तो होम्योपैथिक के एक बहुत बड़े ऑथर प्रैक्टिशनर डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क हैं। उनका मैट्रिया मेडिका 1902 में पब्लिश हुआ था, 1902 में। उसके अंदर ना आप बेसिक रेमेडीज अगर देखें, यूपेटोरियम परफोलिएटम, रस्टॉक्स, तो उसके अंदर भी आपको डेंगू मिलेगा लिखा हुआ वर्ड कि डेंगू फीवर के ऊपर ये रेमेडीज, ये अद्वियात काम करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नई आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, लेकिन वो अब आके उनकी हैरेसमेंट इस वजह से कि हम लोगों का जो लाइफ मॉडिफिकेशन आ गई है, हम लोगों की जो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, हम लोगों की जो डाइट्स हैं, उसकी वजह से ना इम्यूनिटी बच्चों बड़ों के अंदर बहुत कम हो गई है। इस वजह से कोई भी डिजीज़, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो वो कंडीशन थोड़ी सी सिवियरिटी में चली जाती है। डेंगू के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, जो जनरली इनिशियल फेजेज़ हैं ना, उसके अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर आप चले जाओ, होम्योपैथिक से बाहर भी जाएँ तो वो एंटीपायरेटिक रेमेडीज़ दे रहे हैं, साथ में डाइट्स कि आप डाइट लें, एप्पल जूस लें, उसके अंदर लेमन के 2-3 ड्रॉप्स लें, फिर पपीते का जूस, इस तरह ये चीज़ें दी जा रही हैं। और होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बड़ा इजीली मैनेजेबल है डेंगू की अगर आप बात करें। इसी तरह बाकी फर्दर फ्लू या इन चीज़ों की, फ्लू भी जब इनिशियल आया था, जब फर्स्ट टाइम आया था, तो जिस तरह कोविड अब आया, इससे बड़ी जो है ये एपिडेमिक थी। अगर आप हिस्ट्री लें फ्लू की, अब फ्लू भी उस तरह नहीं है। अब कंजक्टिवाइटिस आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये बेसिकली जितने भी एपिडेमिक्स हैं इसके अंदर, चाहे आप किसी भी सिस्टम को लें, उसमें सबसे पहले इम्यून बेस्ड, हमारे यहाँ से वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स कहा जाता है, एलोपैथिक में इम्यूनिटी कहा जाता है, कि जिनकी इम्यूनिटी रेज्ड है वो लोग इससे बचे। और उसी इम्यून सिस्टम को आप इनके टेस्ट भी देखें तो उसके अंदर जो फैक्टर्स देखे जा रहे होते हैं, WBCs, आपके प्लेटलेट काउंट, वो आपकी इम्यूनिटी है, बॉडी इम्यूनिटी है, तो उनको देखा जाता है। और बड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होम्योपैथी का सिर्फ ये है कि इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कि कोई एक पेटेंट रेमेडी नहीं है किसी के लिए। जो सिम्टम डिजीज के अंदर सिम्टम है, उस पर हम इंडिविजुअलाइजेशन की बेस के ऊपर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो हमारी बहुत सी रेमेडीज हैं, मल्टीपल केसेस, रिकॉर्ड केसेस हैं हम लोगों के पास जो डेंगू, यानी अभी प्रीवियस कुछ ईयर से तो डेंगू हर जब भी चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, डेंगू पेशेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो क्योर्ड केसेस रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसके डेंगू के हवाले से कितना टाइम लगता है डेंगू के पेशेंट को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिकवर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया ना, इसके फेजेस हैं। पेशेंट के सिम्टम्स के इनिशियल स्टेज के ऊपर आपके पास आ जाता है तो विद इन 3-4 डेज मैनेज होना शुरू हो जाता है पेशेंट, उसका बुखार कंट्रोल हो जाता है। और आई थिंक दूसरे ट्रीटमेंट में भी इतना ही टाइम इतना लग जाता है। फिर बाज़ पेशेंट जो आगे अगली स्टेज पे चले जाते हैं, जब प्लेटलेट्स उनके डाउन हो गए, WBCs डाउन हो गया, उनका इम्यूनिटी, तो ऑब्वियसली वो फिर डाइटरी सब्सटेंसेस उनकी और तमाम चीज़ों को टेक करके, बेसिक तो प्रिवेंशन सबसे पहले, प्रिवेंटिव मैयर गवर्नमेंट भी हमारी अनाउंस करती है कि अब जैसे मच्छरों के लिए स्प्रे हो गया, क्योंकि डेंगू का मच्छर तो साफ पानी के ऊपर आता है ना, आप कवर रखें बर्तनों को, अपने आप को कवर रखें, आप बचें इससे, ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मैयर्स के ऊपर अमल तो होता नहीं इतना। तो इनिशियल स्टेज का पेशेंट 2-3 दिन 4 दिन में मैनेज हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है तो उसके अकॉर्डिंग, उस पर फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमें चलना पड़ता है उसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये डेंगू का जैसे हो गया, इसके अलावा जो दूसरे वायरस हैं, अगर हम उनकी तरफ आएँ, अभी बहुत सारी और बीमारियां फैली हुई हैं, तो उनका भी इलाज इतनी टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है? काशिफ साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि डेंगू का नाम सुनते ही या कोरोना का नाम सुनते ही लोग खौफज़दा हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो खैर आपके चैनल के वसातत से मैं ये बात करूँगा कि कुछ लोगों का जब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो इतना घबरा जाते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी जो है ना वो बीमारी लग गई है। अब डेंगू के जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 3 स्टेजेस होती हैं। अब पहली स्टेज है डेंगू फीवर। 80% पॉपुलेशन इस डेंगू फीवर के फेज़ में ही रिकवर हो जाती है, और वो सिर्फ रूटीन की साइन एंड सिम्टम्स से गुजरती है, जैसे जिस्म में दर्द हो गया, बुखार हो गया। और 80% पॉपुलेशन वो किसी भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट लेती है तो वो ठीक हो जाती है।
20% का ये चांस होता है कि वो अगले फेज में जाएं, जिसको कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। अच्छा, और वो 20% का क्यों चांस होता है? वो इसलिए होता है कि देखें, डिपेंड करता है वही बात कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है, अटैक की सिविरिटी कितनी है, बिल्कुल वायरल की ग्रोथ कितनी है, सही। उसकी बॉडी ने उसको कितना सपोर्ट किया और उसने जो इब्तदाई ट्रीटमेंट ली वो कैसी ली। 20% जो अगली फेज में जाते हैं वो थोड़ा सा इससे डेंजरस है, और उसमें मैंने परसों भी एक डेंगू की ट्रेनिंग अटेंड की है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो ही पेशेंट दूसरे फेज में जाने लगे तो कोई भी प्रैक्टिशनर हो, जीपी प्रैक्टिशनर जिसको हम कहते हैं एलोपैथिक होम्योपैथिक, तो वो उसको हॉस्पिटल रेफ़र कर दे। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं कि अगर उसको भी हम मज़ीद प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो फिर उसकी लाइफ के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित होगा। उस 20% में से फिर 15% दूसरे फेज से रिकवर हो जाते हैं। जो इससे अगला ख़तरनाक फेज है, दैट इज़, उसको हम कहते हैं DSS, डेंगी सेप्टल शॉक, डेंगी सेप्टिक शॉक फेज। उस फेज में अनफॉर्चुनेटली 2 to 3% पॉपुलेशन जाती है, और जिसकी फिर जो उनके लिए फैटल साबित होती है या जो डेथ में जाते हैं। तो होम्योपैथिक में तो खैर एक ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारी मेडिसिन फियर को भी मैनेज करती हैं। अच्छा, जैसे मैं मिसाल दूं कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है, आप उसका टेस्ट कराएं लैब से और उसको वैसे कह दें जी आपका कैंसर पॉजिटिव आया है, तो उसका जो मोराल है, जिसको हम होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहते हैं, कुव्वत हयात, वो फ़ौरन डी रेंज होना शुरू हो जाए कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे डेंगू हो गया। तो होम्योपैथी को ये भी एक प्लस पॉइंट हासिल है कि हमारी मेडिसिन उस मेंटल स्टेट को भी मैनेज करती हैं। सही। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मैं वही सोच रही थी कि मतलब इतना कुछ अगर मैनेज हो जाता है और तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए जी, जिस ट्रीटमेंट से इंसान को इलाज आए इंसान उस तरफ जाता है, लेकिन अभी भी होम्योपैथी की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं, तो इसकी क्या रीजंस आपको नज़र आती हैं? लेकिन जो पहले तो मैं आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना कि आपने इसके अलावा भी पूछा था कि इसके अंदर वायरल जी बैक्टीरियल जी बिल्कुल, मैं डिजीजेस को हम उसमें भी कैसे इतना ही टाइम ड्यूरेशन उसको आपको हम लगता है? उसके अंदर देखें, हर जिस तरह भी बताया मेरे मोहतरम कॉलीग ने कि फेजेस हैं डेंगू की, इसी तरह सबकी ना फेजेस हैं। वायरल डिजीज आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाए ना, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आप हेपेटाइटिस सी का जो अदर सिस्टम है उसके अंदर आप जाएं, जब पेशेंट क्रॉनिक पेशेंट है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। फ्लू वायरल डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डेंगू की भी जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं उसमें जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम चल रहा है उसको मैनेज किया जाता है हर जगह। और होम्योपैथिक तो है बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज़ है, कौन से ऑर्गन की है, वाइटल ऑर्गन्स में है, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग टाइम टेकन, सिम्टम्स के मुताबिक। पेशेंट ज़्यादा क्रॉनिक है तो वो टाइम लेगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप टैग कर दें कि जी मैं हेपेटाइटिस के पेशेंट को 10 दिन में 15 दिन में। ये तमाम मेडिकल एथिक्स से जो है ना बिल्कुल भी मैच नहीं करती चीज़ें, ये दावे और ये चीज़ें। तो वो ट्रीटमेंट्स होते हैं। दूसरा आपने बात की कि होम्योपैथिक सिस्टम प्रमोट क्यों नहीं हो पाया, उसकी ना मैं आपको एक बड़ी कॉमन से एग्जांपल दूंगा ना। बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, बांग्लादेश में आज भी होम्योपैथिक की एक यूनिवर्सिटी बन चुकी हुई है। हमारे मुल्क में एक भी होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटी नहीं। जब भी किसी सिस्टम को जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती तो उस वक्त तक वो सिस्टम उस तरह नहीं। लेकिन उसके बावजूद होम्योपैथिक सिस्टम, उसके लिए गवर्नमेंट का यहाँ इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ही है, होम्योपैथिक सिस्टम डे बाय डे प्रमोट हो रहा है। उसके एविडेंसेस ना हमें देखें, हम एविडेंस क्या होता है कि जो हर बंदे को नजर आ रहा है कि आज से आप 2 डेकेड पीछे चले जाए ना, जितने भी अदर सिस्टम के स्टोर ने जिन्हें आप एलोपैथिक स्टोर्स कहते हैं, वहाँ पे ना कोई रेयरली एक आध होम्योपैथिक मेडिसिन आपको अवेलेबल होती है। स्टोर होता है बिजनेसमैन कम्युनिटी, जो चीज़ बिक रही है वो उन्होंने ला के रखनी है अपने पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट रेंज होम्योपैथिक रेमेडीज़ की, आप किसी भी अपने सिटी में, आप डी वाटसन शाहीन कहीं भी चले जाएं, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की कंप्लीट रेंज मिलेगी। आपको पेशेंट्स के अंदर कि जहां पर होम्योपैथ्स के पास किसी दौर में 2, 4, 5 पेशेंट्स होते थे, आज मल्टीपल पेशेंट्स हैं। आप डॉक्टर्स के पास, प्रैक्टिशनर्स के जाएं, और बहुत सी चीज़ों के अंदर तो हमें रेफ़र किए जाते हैं, जैसे ये टॉन्सिलाइटिस, नेफ्रोलिथियासिस, जिनका ऑपरेटिव है दूसरे सिस्टम के अंदर, वो हमें रिकमेंड किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो बीइंग द टाइम
मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा जो स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, जो सर्जरीज़ की तरफ अगर हम बात करें तो सर्जरीज़ इनकी होती हैं, अपेंडिक्स का हो गया, उसका हो गया, ये छोटे-छोटे जो होते हैं, ये सर्जरीज़ आम हुई हैं आजकल, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या इसका ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी होम्योपैथी में जो है पॉसिबल है? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि डिजीज़ेज़ मेनली दो किस्म की हैं, जिसको हम मेडिकल डिजीज़ेज़ और सर्जिकल डिजीज़ कहते हैं। जो सर्जिकल डिजीज़ेज़ हैं, उनका कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं या पैथोलॉजिकल कंडीशन जिनका अल्टीमेटली सॉल्यूशन सर्जरी ही होता है। इससे हम भी मुत्तफ़िक हैं। मसलन जैसे आपने अभी अपेंडिसाइटिस का कहा, अब ये एक्यूट सर्जिकल इमरजेंसी है। इसमें अगर आप खुदा न खास्ता डिले करेंगे तो अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो सकती है, फट सकती है, जिससे पूरी बॉडी में आपको टॉक्सिन फैल जाता है। होम्योपैथी में ये देखना पड़ता है कि मैं आपको मिसाल दूं, मसलन एक किडनी स्टोन है, गुर्दे की एक पथरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए फिजिशियन आई शुड नो दैट, मुझे ये पता होना चाहिए कि वो स्टोन कहाँ पड़ा हुआ है। अब किडनी के रीजन्स होते हैं, अपर रीजन, मिडिल रीजन, लोअर रीजन। दूसरा किडनी स्टोन जो है वो दो किस्म की होती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जो किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहे होते हैं, रुकावट पैदा कर रहे होते हैं, जिससे गुर्दा मजीद ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो वो हम भी उसको फौरी तौर पर रेफ़र करते हैं कि आप किसी अच्छे जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट से, किडनी सर्जन से रब्ता करके उसको रिमूव करा लें। लेकिन सर्जरी की बजाय तो खुद बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं, आप यकीन करें कि उनकी यही ख्वाहिश होती है कि जी हम किसी तरीके से सर्जरी से बच जाएं। ये इंसान की एक नफ्सियात भी है बिल्कुल ऐसे ही है। कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं सर्जरी से बच जाऊं। तो अब कुछ डिजीज़ तो ऐसी होती हैं कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक बहुत सक्सेसफुली उसमें जो है ना वो अपने रिजल्ट्स दे रही होती है। लेकिन यकीनन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें हमें भी पेशेंट्स को कहना पड़ता है कि नहीं जी आप इसका हर हाल में सर्जरी करवाएं। अब अगर एक स्टोन किडनी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रही है तो कल को गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाएगा, गुर्दे में एक हमारी टर्म्स है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। सही। अब एक स्टोन है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन काज नहीं कर रही, उसके लिए आप जब किडनी को खोलेंगे, सर्जरी करेंगे, तो सर्जरी की अल्टीमेटली बाद में इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, बाद में जो है ना वो कोई जख्म ख़राब हो सकता है। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अच्छा। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करती तो बेसिकली तो ये तीन इक्वल शोबे होने चाहिए। जैसे एलोपैथिक में ना एक मेडिसिन और एक सर्जरी, तो तीसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन का ये शोबा है होम्योपैथी का। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि बदकिस्मती से एक तो इसकी सरपरस्ती नहीं है, दूसरा लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि फीमेल्स में इस वक्त धड़ाधड़ सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन हर तीसरी खातून जो है वो सिजेरियन में जा रही है। तो सिजेरियन के आखिर अपने भी तो बहुत से नुकसान हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर मुमकिन हद तक एलोपैथिक मेडिसिन से या होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको जहाँ तक हो सके आप सर्जरी से प्रिवेंट करें। अच्छा, इसमें एक आपने बड़ी अच्छी बात इसमें पॉइंट रेज किया कि अगर मतलब कोई ऐसा केस होता है जहाँ सर्जरी कंपल्सरी होती है, मैंडेटरी होती है, तो वहाँ पर आप लोग यही सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी हो। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले गए, वो कह रहा मर जाओगे लेकिन एलोपैथिक या सर्जरी नहीं करवाने दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना र्यूमर्स बने हुए हैं बिल्कुल कि ऐसे ही। शायद कोई ये होम्योपैथी एलोपैथी ये कोई एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट हैं। बिल्कुल। इनका जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए बिल्कुल। फर्स्ट जो हमारा मोटिव होता है पेशेंट की हेल्थ को रिहेबिलिटेट करना। जी। वो जिस मेन फॉर्म में भी पर्पस हो इज टू ट्रीट द पीपल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, या जैसे भी इस्तार साहब ने बताया प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। अब जैसे आप किडनी स्टोन देखें ना, तो इसके अंदर भी आप देखें मेजॉरिटी स्टोन आपके यूरिक एसिड बेस्ड है, यूरिक एसिड के बने हुए हैं। और फिर ऑपरेशन करवाने के बाद भी जो मेजॉरिटी केसेस में देखा गया 3, 4, 5 साल के बाद दोबारा स्टोन बनता है। तो जो यूरिक एसिड, बेसिक यूरिक एसिड, अब उसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बात की कि लाइफ मॉडिफिकेशन। यूरिक एसिड हमारे बहुत बड़े ऑथर हैं होम्योपैथी के, डॉक्टर विलियम बॉरेक। अगर आप उनकी बुक पढ़ें ना, वो लिखते हैं कि यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के 2 ही फैक्टर हैं बॉडी के अंदर। एक
हीट ऑफ ब्लड, एंड सेकंड वन हमारी एक मेडिसिन है सोडियम फॉस्फेट नेट्रम फॉस के नाम से। अब वो हीट ऑफ ब्लड क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी ब्लड सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन से हीट जो जनरेट हो रही है ब्लड की जो इंटरनल है, हमारी एक्सरसाइजेज हैं, हमारी डाइटरी फैक्टर्स हैं, हम पानी हमारे यहाँ पेशेंट जैसे बहुत कम पीते हैं आजकल, बहुत से लोग हैं जो पानी, पेशेंट आता है आप उससे जब हिस्ट्री लेते हैं, मेरे पास तो 70-80% वो हैं कि जो पानी बहुत कम पीते हैं, वाटर इनटेक उनका, कैल्शियम इनटेक बहुत ज़्यादा है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी है ये सब बहुत ज़्यादा। तो एक तो वो तमाम फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन सॉफ्ट होते हैं, ये इजीली निकल सकते हैं विद द मेडिकेशन। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम के स्टोन्स हैं, वो भी किसी ऑब्स्ट्रक्शन प्लेस के ऊपर हमारे पास ऐसी रेमेडीज हैं जो स्टोन ब्रेकर और इस हवाले से मौजूद हैं जो स्टोन को ब्रेक करके निकाल देती हैं। तो 90% अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दूसरे कॉलीग्स हैं जो दूसरे सिस्टम के हैं वो भी होम्योपैथिक की तरफ रिकमेंड करते हैं नेफ्रोलिथियासिस के पेशेंट को, किडनी स्टोन के पेशेंट्स को। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे शो पर आए और बहुत अच्छा लगा जी कि आप लोग एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और ये फील्ड्स वो हैं कि इनका मकसद तो डेफिनेटली लोगों का ट्रीटमेंट करना है, उनको इलाज प्रोवाइड करना है। शिफा जो है वो अल्लाह देता है, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहें और इसी तरह हर फील्ड हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की करे, हमारी दुआ तो यही है। इसके साथ ही जो हमारे शो का टाइम ख़त्म होता है, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।